नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मत पूछ पथिक पथ कैसा है, पथ तो चलने से बनता है। जिसने कर्म को माना पूजा, भाग्य स्वयं संग उसके चलता है। हमने सुना होगा कि जब कोई निष्काम भाव से कर्म करता है तो ईश्वर स्वयं उसकी मदद करने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने तमाम भूमिकाओं में अपने आप को सिर्फ कार्यकर्ता माना और आज वह राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोकप्रिय जननेता मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत प्रसन्न भी हूँ इसी जगह पर आपको एक नई भूमिका में देखने के बाद। तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत धन्यवाद। तो रजनीश का शाब्दिक अर्थ ही होता है रात का राजा, और अंधेरा अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज़ है। सारे अवगुण छुपा लेता है। कोई दिखता नहीं है, क्या काला है, क्या सफ़ेद है, क्या नारंगी है। तो इस निबड़ निशा के सन्नाटे में अनहोनी के भय से आंगे, जिसकी किरण उजाला भर दे वह दीपक रजनीश जैसा हो। तो यह दीपक प्रज्वलित तो बहुत समय से था, लेकिन ऐसा अखंड प्रज्वलित होगा ये सोचा था? देखिए, इस दीपक को जलाए रखने के लिए बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर की कृपा लगातार रही है। और बिना ईश्वर की कृपा के और ईश्वर की कृपा से बने बाकी लोगों से, क्योंकि हम लोग मनुष्यों के ही संगठन हैं, तो उनकी सहायता, सहयोग, मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं है। किसी भी दौर में हो, राजनीति तो अपनी अलग एक छटा रखती है, एक अलग रंग रखती है, लेकिन हमारी पार्टी की राजनीति में सदा ही मुझे सहयोग मिला, काम मिला। लगातार जिस प्रकार से अलग अलग आयामों के काम में मुझे दिया गया, लगाया गया, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई अवरोध, कहीं कोई दिक्कत, परेशानी नहीं रही। आनंद और उत्सव के साथ में काम करते रहे। वो तो ये तो आपकी अपनी एक कार्यशैली या आपका अपना एक स्वभाव मान लीजिए। जहाँ लोग राजनीति में सिर्फ पद, कद, पावर, पैसा, भोकाल, जो अगर मैं अभी बिल्कुल देशज शब्द इस्तेमाल करूं उस सब के लिए आते हैं, तो रजनीश तमाम भूमिकाओं में एकदम कर्मठ कार्यकर्ता की तरह लगे रहे। ज़्यादा इच्छा अपेक्षा नहीं रखी। आपको नहीं लगता कि कोई जोड़ तोड़ नहीं की? तो आपके लिए ये निर्णय चौंकाने वाला, जैसा सहसा ऐसा निर्णय हुआ तो चौंकाने वाली स्थिति बनी होगी कि चौंक गए? देखिए, स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक पत्रकार मित्र से मुझे पता चला तो चौंकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा होना, अचानक से होना, चौंकते ही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सभी रूपों में, जिस प्रकार की राजनीति भी चल रही है, जिस प्रकार का दौर भी है, तो कठिन होता है। मैं मानता हूँ कठिन होता है, लेकिन बहुत सरल भी होता है। आप जैसे हो वैसे बने रहो, जो काम मिला वो करते रहो, तो बहुत सरल भी है। कठिन मानोगे और प्रतिस्पर्धा भी बहुत है, चिढ़ने चिढ़ाने वाले लोग भी बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि जब मैं बड़े पद पर, प्रदेश के पद पर भी था, तो लोग मेरी सरपंच से तुलना करते थे। कहाँ कर रहे हो, इतने सालों से राजनीति कर रहे हो, उसको देख लो। तो वो भी मैंने देखा है। लोग मजे लेते थे, बाकी सब चीज़ें। तो लेकिन ठीक है, मेरे अपने आनंद की अनुभूति मुझे होती थी, मुझे मज़ा आता है, मैं करता हूँ, वो ठीक है। तो वो बहुत सरल भी है। और फिर आज के अलग अलग दौर में अपन देखो तो कठिन भी बहुत है, क्योंकि कई प्रकार के लोग हैं। तो उनके बीच में आप अपने ढंग से काम करना तो दोनों प्रकार से, जैसे जब आप समझो। देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और फिर आप किसी एक प्रदेश के नहीं रह जाते, किसी एक विधानसभा के नहीं रह जाते, किसी एक लोकसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं होते। वास्तविकता में आप देश के नेता हो जाते। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश आपका है। अगर वाकई आप काम करना चाहते हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश में एक जैसे हैं, तो जब हम लोकसभा या विधानसभा में होते हैं तो हमारी लिमिटेशन होती है। अब वो सीमाएं नहीं हैं, अनंत आसमान आपके सामने है। और चूँकि विद्यार्थी परिषद के समय से काम कर रहे हैं, तो अब क्या ऐसा है एक उद्देश्य कि उसको लेकर बहुत सजग और सक्रिय रहेंगे? देखिए नवीन जी, ये एहसास मुझे है कि मैं देश के सर्वोच्च सदन, उच्च सदन में पहुंचा हूं।
उसके साथ में कई प्रकार की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं समाज की, राष्ट्र की। आपने कहा कि देश एक है और एक देश के उच्च सदन में सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो मुद्दे हों, विचार हों, चुनौतियां हों, सभी के साथ में मुझे एकात्म भाव से देखना होगा, समझना होगा और अपनी भूमिका का निर्वहन भी करना होगा। करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ में हैं। और इसके साथ साथ में मैं मानता हूं कि मेरे दल के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़े कहें कि परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, वो केवल एक संकल्प नारा नहीं है, कोई भाषण नहीं है केवल, उसके साथ में बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। आज क्या, कल क्या, परसों क्या, 1 साल में क्या, 2 साल में क्या, 5 साल में क्या, मेरी की भूमिका क्या, तेरी भूमिका क्या, समाज की भूमिका क्या, यूथ की भूमिका क्या, किसान की भूमिका क्या, क्या करना है, कैसे करना है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरी दायित्व तो उच्च सदन में बैठकर भी क्या हो सकते हैं और सदन से बाहर भी क्या हो सकते हैं, ये सामान्य नहीं है। लेकिन उस कार्यकाल में, उस दौर में, उस भूमिका में मैं अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाऊं और अपने साथ में और लोगों को लेके चल पाऊं, कोशिश करूंगा। ये जो दौर है मोदी जी का, एक दौर है, मोदी जी का योग है, जहां हमने ये देखा कि जब पीढ़ी परिवर्तन शुरू हुआ, द्वितीय पंक्ति में जो कार्यकर्ता हैं उनको जवाबदेहियाँ मिलनी शुरू हुई। चाहे नितिन नवीन जी की बात करूं, प्रदेश में आप मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री हैं, हेमंत खंडेलवाल जी हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष। तो नए लोगों को मौका मिलने पर विपक्ष ने ये कहा कि भाई ये तो पर्ची वाले लोग हैं। तो जिन्होंने रजनीश अग्रवाल को देखा होगा कि एक व्यक्ति जब सालों मेहनत करता है, हाँ बस ये है कि चूंकि क्लेम नहीं करते तो पता नहीं चलता कि ये लोग उस दौड़ में कभी शामिल ही नहीं थे। लेकिन नए लोगों को मौका मिलने पर इस दृष्टिकोण के विषय में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर मोहन यादव जी को जो आज जानते हैं वो ये बात सोच सकते हैं उनकी गलती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी जब संघर्ष करते हैं उज्जैन के कॉलेज में, जहां विद्यार्थी परिषद के नाम मालूम से कार्यकर्ता होते हैं, वहां वो अपनी पैनल लड़ाते हैं, जिताते हैं, संघर्ष करते हैं, वो मोहन यादव जी को समझना पड़ेगा। एक सामान्य, अति सामान्य परिवार में रहकर, पलकर, बढ़कर, आगे चलकर संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल करना कि वो पहले राष्ट्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के होते हैं, वो आसान नहीं होता सामान्य स्थिति से पहुंचकर। बिल्कुल ठीक है। और फिर विद्यार्थी परिषद, संघ, फिर पार्टी, फिर विकास प्राधिकरण, फिर पर्यटन निगम, फिर तमाम विधायक, मंत्री, यहां से वहां होके पहुंचे हैं। किसी केवल एक घराने में पैदा होने से नहीं बन गए। तो ये लंबा संघर्ष जब देखोगे तब पता चलेगा कितने कितने दौर से, कितने कितने प्रकार के चरणों से वो होकर यहाँ तक आए। तो मुझे लगता है उनको, जिनको ये कहा है जिन्होंने, उनको ये समझ में नहीं आएगा। कोई भी कार्यकर्ता का विकास चरणबद्ध रूप से होना, फिर उसको अवसर मिलना, कार्यकर्ता के विकास और निर्माण की प्रक्रिया भी इसी संगठन में होना, यानी अलग से कोई हो रहा है, अलग से कोई किसी खानदान के आ गया है इसलिए दे दिया और हो गया, या कहीं विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, या कोई कोर्स करवा दिया, या 4-5 ट्यूटर लगा दिए और उससे हो गया, केवल इससे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये समझने की आवश्यकता है। एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ मालिक भी कार्यकर्ता है, चलाने वाला भी कार्यकर्ता है। आज आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का दौर है, इसके पहले अटल जी का दौर लोग कहते थे, फिर कहते सवाल भी उठाते थे अटल जी के बाद क्या होगा। तो नरेंद्र मोदी जी का दौर है, तो हम और तमाम राज्यों में हैं, हमने तमाम मुद्दों पर भी उपलब्धियाँ पाई हैं, आगे फिर आगे बढ़ेंगे जी। तो वो एक सामान्य कार्यकर्ता का राज्यसभा के लिए चयन हो जाए, इसमें कोई पर्ची भी देख सकता है और इसमें कोई लोकतांत्रिक मूल्य भी देख सकता है। ये तो देखने के दृष्टिकोण पर इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी आरोप तो लग रहे हैं कि आप लोग जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हो। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो हारे हुए लोग हैं, हताश लोग हैं। आप बताइए कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप राज्यसभा चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कौन से नियम को भंग किया? हमने तो सहज रूप से अपनी आपत्ति लगाई, आपत्ति स्वीकृत हुई, तमाम निर्णय, और ये सब लिखत पढ़त में है, उनका फॉर्म भी, उनकी बातें भी, चुनाव आयोग का जवाब भी, आरोप का जवाब भी, ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, यानी केवल बातें नहीं है, ये सब लिखत पढ़त में। 2025 की रूलिंग भी, सुप्रीम कोर्ट की पिछली रूलिंग भी, और आगे पर सुप्रीम कोर्ट और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेंगे, बाकी नियम धर्म भी नहीं मानेंगे, पिछली रूलिंग भी नहीं मानेंगे,
जो तमाम प्रकार की व्यवस्था है उसको भी नहीं मानेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की आस्था पर चोट करेंगे, तो मुझे लगता है फिर बचता कुछ नहीं है। फिर मूल्य आपके बनाए घर के तो नहीं हो सकते ना। नहीं, उनका कहना ये था कि दूसरी पर नज़र रखो, तीसरी पर नज़र रखो, चौथी पर नज़र रखो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी की सीट पर नज़र मत रखो। और खासकर जब वो महिला उत्थान की बात हो रही है, उस समय पे मीनाक्षी नटराजन के साथ ये हुआ। हालांकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस का अंतर्कलह और अंतर्घात मान रहे हैं, लेकिन आरोप तो इस पर ही लग रहे हैं कि भाई देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है जी। और रही बात महिलाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी की 3 महिला राज्यसभा में है, 3 महिला। आपने इसके पहले नहीं, कांग्रेस ने कितनी भेज दी? तो मुझे लगता है कि वो सबके सामने तथ्य है, उस पर केवल आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में राहुल जी जो है जैन जी को लेकर बहुत उत्साहित हैं, खासे सक्रिय हैं। अभी कोटा में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया, सेल्फी वगैरह भी ली। नेपाल में जैन जी ने जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया, तो बहुत सारे प्रयास लगातार देख रहे हैं कांग्रेस के असफल हो रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो जैन जी के माध्यम से आपको बेचैन करने की कोशिश करेंगे? आजकल वो उन लोगों के संपर्क में और उन लोगों के सानिध्य में हैं जो रसिया में बारिश होने पर छतरी यहाँ खोलते हैं, तो वो उन लोगों के संपर्क में होने के कारण इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। इस देश का युवा, नवीन जी, कभी अराजक नहीं हो सकता। इस देश का युवा मुखर हो सकता है, इस देश का युवा प्रखर हो सकता है, जैसे देश का युवा आंदोलित हो सकता है, आक्रोशित हो सकता है, अराजक और हिंसक नहीं हो सकता, कभी नहीं, कतई नहीं। आजादी का आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा, अहिंसा का मार्ग अपनाया। स्वाभाविक कई क्रांतिकारी भी थे, लेकिन बड़ा आंदोलन उनकी। आजादी के बाद भी इस देश में स्वतंत्रता का जो आंदोलन लोकतंत्र के लिए लड़ा गया, वो भी अहिंसक था, सत्याग्रह पर आधारित था। जेपी का आंदोलन, बड़े बड़े लोग, पूरा विपक्ष उस आंदोलित था, पूरा का पूरा आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित रचनात्मक आंदोलन था। तो ये जो भाषा बोलते हैं, तू तड़ाक की भाषा, वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज हैं प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो भाषा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बोली थी, उसका प्रतिकार भी भाजपा ने किया था। भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आपको बाकी पार्टी पॉलिटिक्स करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि वो खुद ही नहीं पता उनको क्या बोलो, उनकी पार्टी में ही उनका प्रतिकार हो रहा है, तो फिर हम तो दूसरी बात है। तो राहुल जी को इस बार की बर्थडे पे तो उन्हें जन नायक बताया गया। देखा आपने, इस बार उनका जो बर्थडे का सेलिब्रेशन था, हैप्पी बर्थडे जन नायक, मतलब जन नायक उन्हें प्रतिपादित किया जा रहा है जनता से। हालांकि चुनावों में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी जननायक कांग्रेस की दृष्टि में। कांग्रेस कह रही है कि आपने पूरे चुनावी सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। देखिए नवीन जी, आप तो धरातल पे जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं और भाजपा के पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। हमारी सक्रियता भी देख रहे हैं, हमारे बूथों तक अप्रोच भी देख रहे हैं, पार्टी की तमाम प्रकार की योजनाओं की रीच भी देख रहे हैं, हितग्राहियों से संपर्क संबंध, मिलना जुलना, लगातार सक्रियता। हमने अभी लगातार 21 जून तक, आज दिनांक तक अभियान चलाया 12 साल का। 23 से फिर हमारा अभियान शुरू हो रहा है जो 6 जुलाई तक चलेगा। तो हम तो सक्रिय हैं, मैदान में हैं, जमीन पर हैं, लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप कहाँ हो? और फिर कहोगे हाईजैक कर लिया। अगर हम लोगों के बीच में रहते हैं और काम करते हैं, संगठन के नाते भी, सरकार के नाते भी, तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र में करना चाहिए, अधिकतम लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, तो हम बढ़ा रहे हैं। कुछ परिवार तक हम सीमित नहीं है। ये पूरी व्यवस्था आप देखें, सामान्य परिवारों के लोगों के हाथ में है पूरा भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, खानदानों के हाथ में नहीं है। तो लोकतंत्र नहीं, हम लोकतंत्र को कब्जा नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को कहीं आघात नहीं कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही चलने वाली पार्टी। तो मुझे लगता है उनको सोचने समझने की ज़रूरत है। बाकी आरोप, मैंने कहा ना, वो पूरी तरह से वामपंथियों के चंगुल में जा चुके हैं। कांग्रेस भी नहीं रही। अब तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो बिखर रहे हैं, जैसे शिवसेना हो, जैसे टीएमसी हो, फिर वो सब जाकर कांग्रेस से मिल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब जब इकट्ठे हो जाएंगे, विपक्ष वैसे एक तो हो गया है, इंडिया एक गठबंधन है, लेकिन वो कुछ मुद्दों पर गठबंधन है, कुछ मुद्दों पर गठबंधन नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज है। तो अगर वो सारे मुद्दों पर एक हो गए, तब तो फिर आपके लिए चुनौती हो जाएंगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन आपने कह दिया कि कुछ मुद्दों पर हैं, कुछ मुद्दों पर नहीं है। देखिए, किसी की वैचारिक या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर चलकर संगठन बनना, राजनीतिक दल बनना और बाद में फिर कुंठा पर आधारित हो जाना,
आज कई इस प्रकार के दलों का हश्र यही है। वो किसी के कारण, किसी की महत्वाकांक्षा, किसी की मेहनत के कारण चले बड़े होंगे, लेकिन आज किसी की कुंठा पर आधारित हो गए और इसी कारण बिखर रहे हैं। अलग अलग दल के नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप देखिए जहां का भी पन्ना पलटेंगे वहां आप कोई ना कोई एक कुंठित नेतृत्व के साथ में पाएंगे, जहां सभी लोग अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं। और जो बेचैन महसूस कर रहे हैं वो अपना अपना रास्ता देखें। जिस विचार पर आधारित उस दल का उदय हुआ, प्रभाव बना, उस विचार को ही छोड़ दिया तो कैसे स्थिर रह पाएगा? जी, अगर मैं बात पूर्वोत्तर की करूं तो अब तो पूर्वोत्तर का एक जो बड़ा द्वार था वो खोल दिया है पश्चिम बंगाल ने, जिस तरह से हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी को लिया है और टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैं तो खुद उस पूरे घटनाक्रम का साक्षी हूं। मैंने वहां लोगों की चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की प्रतिक्रियाएं देखी और लोगों का जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आया, ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत बड़ी जकड़न से आज़ाद हो गए। उन्हें मोदी जी चाहिए थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी चाहिए थी। तो देश को आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन वैश्विक स्तर की परिस्थितियों पर लगातार कांग्रेस कह रही है कि चाहे अभी ईरान इजराइल का युद्ध हो या अन्य तमाम वैश्विक स्थितियां हों, उसमें भारत जो है, भारत की भूमिका लगातार गिर रही है, वैश्विक स्तर पर साख गिर रही है भारत की। देखिए, मुझे लगता है एक तो पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर वहाँ के जनता साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने जिस प्रकार का अपना जनादेश दिया है वो उनके हित में ही केवल नहीं, पश्चिम बंगाल के हित में ही नहीं, वो राष्ट्र के हित में भी आवश्यक था। जिस प्रकार से घुसपैठ वहाँ बड़ी तादाद में बेरोक टोक जारी थी और वो ज़मीन भी वहाँ बाड़बंदी के लिए उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिद थी उनकी, ममता बनर्जी पूरी टीएमसी सरकार की, वो अब तैयार हुई और सारी चीज़ें अब रुकेंगी। मुझे लगता है कि वो देश की अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी था, उसके लिए जनता वहाँ साधुवाद के पात्र। दूसरी बात जो आपने जियो पॉलिटिक्स को लेकर कही, आप एक पैरामीटर बताइए जहाँ भाजपा भारत की सरकार चूकी हो। एक पैरामीटर, हमने जनता को कोई कष्ट होने दिया? विकसित राष्ट्रों के पेट्रोलियम उत्पादों के दामों की तुलना में भारत के दाम देखिए, ये सबके पास में, सबके सामने। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। इस जियोपॉलिटिक्स में किस देश के साथ में संबंध हमारे बिगाड़ हो गए? किस देश के साथ? ईरान के साथ में हुए क्या? ईरान के साथ में नहीं हुए। अमेरिका के साथ में हुए, हमारी बड़ी डील होने वाली है। इजराइल के साथ में हुए क्या? नहीं हुए। हमारे अरब कंट्रीज के जो देश हैं, यहां तक कि यूएई हमारे साथ में आ गया। उसने बाकी जो संगठन है उसके लोगों को छोड़ के और हमारे साथ में सौदा समझौता कर लिया। तो हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हमारे तमाम प्रकार की उद्योग धंधे व्यापार की दृष्टि से हमने अपने आप को संभाला, संजोया। और ग्रोथ रेट की बात भी करें तो हमारी ग्रोथ रेट तमाम प्रकार के विकसित देशों की तुलना में आज ज्यादा है। तो एक पैरामीटर तो होगा, कोई कुछ धक्का लगा है जिसके दोषी हम नहीं हैं। दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही, स्वाभाविक है कि दुनिया जिस प्रकार से व्यापार कर रही थी उसमें इस प्रकार की अड़चन आना स्वाभाविक है, लेकिन हम सहेज कर, संभाल कर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विदेशी मुद्रा भंडार भी बना के रखा हुआ है। हमने रुपया को तमाम प्रकार के धक्के लगने के बाद में भी कोशिश की है कि वो स्थिर रहे, ज़्यादा नीचे ना जाए। तो ये प्रयास लगातार हो रहे हैं, बहुत कठिन हैं इस दौर में। जब बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह रही हों, उस दौर में भारत जैसी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखना और आगे बढ़ाने की कोशिश करना कठिन था, लेकिन वो भी चला है। तो मुझे लगता है बेईमानी है, जिस प्रकार के आरोप पहले भी लगाए, बाद में मुंह की खाई है। अब लगातार मध्य प्रदेश में तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी अपने उच्चतम प्रदर्शन के स्तर को छू चुकी है। मध्य प्रदेश में तो उस प्रदर्शन को बनाए रखना ही अपने आप में चुनौती है। लोकसभा में क्लीन स्वीप है, राज्यसभा में 3 सीटें ले ली, विधानसभा में भी 165 कम नहीं होती। तो कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है और कांग्रेस इस बार बहुत आशान्वित है। कांग्रेस कह रही है कि वो ऐसा कमबैक करेगी क्योंकि देश की जनता सब समझ चुकी है, देश की जनता त्रस्त है। हालांकि वो कह क्यों रही है वो कांग्रेस जाने। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कमबैक मिला, अन्य राज्यों में मिला, असम में मिला, पौंडीचेरी में मिला, लेकिन उसी बीच में कांग्रेस भी जीती है। एक आध दो राज्यों की जीत से कांग्रेस पूरे देश में वापसी का सपना देखती है और वो कहती है कि राहुल गांधी जी खुल के कहते हैं कि अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है, मोदी जी को हरा सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी। अब ये देखिए, वो तो उनकी पार्टी भी भरोसा उन पर नहीं कर रही।
वो 4 राज्यों में हैं, वो भी राहुल गांधी जी के कारण नहीं है। उनके कारण की मीमांसा कभी आपसे चर्चा आगे होगी तो ज़रूर बताएंगे कि किस कारण वो चारों प्रदेशों में सरकारें बनी हैं। रही बात मध्य प्रदेश की, तो सैचुरेशन मध्य प्रदेश में नहीं आया है। आज भी 7,925 बूथ ऐसे हैं जहां भाजपा कभी नहीं जीती। आज भी 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुत कठिन है। आज भी भारतीय जनता पार्टी कुछ जातियों में, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में अभी भी जाना बाकी है। तो अभी सैचुरेशन नहीं आया जी, अभी तो सैचुरेशन आने में बहुत समय है। ये जो बूथ मास्टर बन गए हैं आप, ये जो बूथ मैनेजमेंट, मतलब आपको तो लोग बूथ स्पेशलिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स में, मतलब आपको ये तमगा मिला हुआ है। तो ये बूथ मजबूत होगा तो पूरी संरचना मजबूत होगी। ये ध्यान कहाँ गए, इतनी छोटी इकाई पे कैसे ध्यान गया? देखिए, हमारी संविधान में से इकाई का विवरण है, हमारी स्थानीय इकाई नहीं, बूथ की इकाई। और बूथ पर जो काम करता कार्यकर्ता है, सबसे पहला संपर्क जनता का उसी से होता है। सही फीडबैक, सही काम, सही बात उसी की है। उसके साथ संवाद, संपर्क और उसको मजबूत, उसके सशक्तिकरण का काम। अब पहले चुनाव आयोग भी साल में 4 बार वहाँ एक्टिविटी चलाता है नाम जोड़ने के लिए। तो जब चुनाव आयोग 4 बार चला रहा है तो हमें तो, और हमारे तो 6 कार्यक्रम स्थायी बूथ पर होने वाले हैं, तमाम अभियान वहाँ चलने वाले हैं। तो हमने आज की दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में, मोबाइल से डिजिटल ऐप के माध्यम से हमने सबको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। नेतृत्व का संदेश देना सीधा जाएगा, उनसे कोई बात पूछनी है सीधी होगी, हमें कोई काम करवाना है तो सीधा उनको काम का विवरण जाएगा। तो संवाद, संपर्क, समन्वय, उनका संदेश नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, दोनों तरफ, एक तरफा संदेश नहीं। वो कर्मचारी नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और भावुक कार्यकर्ता विचार कर, उसको मकान, दुकान, खदान कुछ नहीं चाहिए, उसको भारत माता की जय चाहिए। और उसको हमने उसके साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया और वो सफल प्रयोग रहा है मध्य प्रदेश में। हमने कुछ नहीं किया, उस कार्यकर्ता को स्पेस, एक्सपोजर देने का काम किया है। तो अब मध्य प्रदेश की बहुत उम्मीदें रहेंगी आपसे। मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, आपका दिल भी इस प्रदेश से लगा है, लोगों का दिल भी आपसे लगा है, तो रजनी जी से उम्मीदें तो बहुत रहेंगी। देखिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी का दिल मेरे कारण ना दुखे और मध्य प्रदेश का एक भी नागरिक मेरे कारण शर्मिंदा ना हो। मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो तो ईश्वर जानेगा। ईश्वर की कृपा होगी तो निश्चित मैं करूंगा ही। सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ में हैं, निश्चित तौर पर हैं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश का दूसरा नागरिक मेरे प्रति गौरव की अनुभूति करे, शर्मिंदा कभी ना हो, ये प्रयास मेरा रहेगा। उन 6 सालों में जो बन पड़ेगा नवीन जी, जो बन पड़ेगा वो करने का प्रयास अपनी हैसियत में करूंगा। सामान्यतः ये है मानस में कि प्रभुता पाहे काहे मद नहीं। जैसे ही व्यक्ति को सत्ता, पद, प्रतिष्ठा मिलती है तो व्यक्ति के अंदर एक परिवर्तन आता है। बहुत रेयर होते हैं, हालांकि तमाम पद आते जाते गए आपके, उसके हिसाब से मैंने वो परिवर्तन कभी देखा नहीं। लेकिन ये एकदम ही एक बड़ा ड्रेस्टिक चेंज है, बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो इसके बाद भी रजनीश जी में कोई बदलाव नहीं आना है? देखिए, ये तो मैं कुछ कहूँगा तो घोषणा हो जाएगी। जी जी, कभी अपन मिलेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आप मेरी बखिया और दे दीजिएगा अगर आपने परिवर्तन देखे। तब 1 आध साल बाद उपलब्धियों पर भी बात होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जब ये मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा, मतलब जब ये खबर आपको मिली और घर पर आप गए और जिस गरिमा के साथ आपने, राजनीति काजल की कोठरी की तरह है, राजनीति काजल की कोठरी ऐसी है, कैसे सयान हो जाए लीक भर काजल तो हाथ पैर लागे। लेकिन 1 दशक से तो लगातार मैं ही आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। तो आपको देख के आपकी धर्मपत्नी गरिमा जी एकदम भावुक हो गई, रो पड़ी। मतलब वो अद्भुत ही था। निजी जीवन में जब आप बूथ और भारतीय जनता पार्टी में रमे हुए हैं, खपे हुए हैं, तो घर परिवार को समय बहुत मुश्किल से निकाल पाते होंगे। तो जो एक सपोर्ट सिस्टम, जो उनकी तपस्या थी, वो फलीभूत हुई है। वो ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि देखिए, एक तो नवीन जी मैं बहुत साधारण परिवार का हूँ। मेरे पिताजी 3य श्रेणी के कर्मचारी रहे हैं, अभी गांव पे हैं। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं। अच्छा काम कर रहा है, करते रहो। उनको नहीं पता क्या कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको भरोसा था। विश्वविद्यालय में जब हम रहे तब भी विद्यार्थी परिषद में काम किया, 15-15, 20-20 दिन के लिए बाहर रहे, 1-1 महीना के लिए दूसरी जगह भी चले गए। कभी उन्होंने कोई पूछा नहीं क्या करते हो, उनको पता था कि अच्छा कर रहा होगा। बाद में राजनीति में भी अनायास अचानक आना हो गया, ठीक कर रहा होगा, ठीक कर रहा है। अब वो भरोसा को मैंने बरकरार रखने का प्रयास किया। विवाह हुआ, विवाह भी पत्रकार से हुआ, पसंद से हुआ, वो भी उन्होंने स्वीकार किया।
पत्नी ने कभी पत्रकार होते हुए भी कोई किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा अपनी तरफ से या मेरे प्रति आज तक ईश्वर साक्षी है कभी पाली नहीं। क्या बनाना क्या नहीं बनाना, क्या बनना क्या नहीं बनना, कभी नहीं। आपको काम करना अच्छा लगता है आप करो, उनको पत्रकारिता करना अच्छा लगता है वो पत्रकारिता करते हैं, लिखती हैं, खूब बढ़िया सब चीज़ें हैं। लेकिन ये इस प्रकार का उन्होंने ना आग्रह ना दुराग्रह, और वो जब अचानक से इस प्रकार का हो जाना, तो हम लोग सामान्य परिवार के तो हैं, वो भावुक हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन एक इंसान जब आगे बढ़ता है या अपना कोई भी समय ऊर्जा देता है तो उसके पीछे व्यक्ति अकेला नहीं होता। परिवार जो आपने कहा पूरा, माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे जिनको बहुत बहुत वो बातें अलग हैं। कई जीवन के ऐसे किस्से हैं जो मैं बता नहीं सकता कि मैं चैनल पर बैठा था और मेरे घर पे क्या हो रहा था, ठीक बात। वो हम बता नहीं सकते। मैं मुस्कुरा रहा था जिस दिन परिणाम आ रहा था 2014 में, और मेरे घर पे क्या हुआ था मैं वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम यहाँ दूसरी भूमिका में थे, हमें यहाँ मुस्कुराना भी था। तो मुझे लगता है कि एक अलग बातें हैं, लेकिन उन सब का त्याग मैं बोल के कम नहीं कर सकता। तो वो अंधेरों के नगर में दीप धरने जा रहा है, वो उजालों की प्रतीक्षा में नहीं ठहरा रहेगा, वो पसीनों से नदी का पाट भरने जा रहा है, वो सदा सुख दुख समर्पित ईश्वर के चरणों में करेगा, उसे कोई फर्क नहीं। सुख हो मन को आभास नहीं, दुख को मन का एहसास नहीं, आशाएं सब पूरी होंगी ऐसा उसको विश्वास नहीं। वो अपने कर्मों को बुनता छोटा सा ताना बाना है, वो रात का राजा है रजनीश है, वो एक जुगनू दीवाना है जिसका काम है जलना, चाहे सूरज हो चाहे अंधेरा हो, टिमटिमाते रहना। और ऐसे ही टिमटिमाते दीप जो है नक्षत्र बनते हैं देदीप्यमान। तो मध्य प्रदेश की धरती से ये नक्षत्र भारत देश की राजनीति में ऐसे ही चमके। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।